हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति साहनी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी के बारे में। पहले हम एथनोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एथनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको एक दोनों के बीच में एक की डिफरेंस बताऊं तो वो ये होगा कि एथनोग्राफी की जब हम बात करते हैं या एथनोग्राफिकल स्टडीज़ की बात करते हैं तो वो स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर की स्टडी करते हैं या बात करते हैं। लेकिन जब हम एथनोलॉजी की बात करते हैं तो एथनोलॉजी का मतलब होता है कंपैरेटिव स्टडी करना कल्चर्स की या सोसाइटीज़ की, ये जानने के लिए कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये था कुछ बेसिक डिफरेंस। अब एथनोग्राफी को थोड़ा समझ लेते हैं, पुराने टाइम में कैसे एथनोग्राफी होती थी और आज के टाइम में मॉडर्न एथनोग्राफीज़ किस तरीके की होती हैं, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, एंड चलिए। तो एथनोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जो कि कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते थे टू डिस्क्राइब अ कल्चर और सोसाइटी। बेसिकली ये जो एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी है, ये दोनों के दोनों जो मेथड्स हैं ये हमारे एंथ्रोपोलॉजी की देन है। ये एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन से आ रहे हैं, इसलिए जो जितनी भी फेमस स्टडीज़ हैं वो इन मेथड्स को लेके वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेलेनोस्की इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल और हम आगे उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो एथनोग्राफी वो एक ऐसा मेथड है जो कि जैसे कि मैंने बताया एक सोसाइटी या कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ एथनोग्राफी। एथनोग्राफर्स करते क्या है, दे गैदर एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज, दे डू द फील्ड वर्क, दे कलेक्ट म्यूजियम आर्टिफैक्ट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड आर्कोलॉजिकल डेटा। मतलब जो उनका सोर्स होता है डेटा कलेक्ट करने का। ऑफ कोर्स आप किसी किसी जगह की स्टडी करोगे या लोगों की या कल्चर की स्टडी करोगे तो आप कहीं से तो डेटा कलेक्ट करोगे ना, या तो आप खुद जाके फील्ड वर्क कर लो, ठीक है, और डेटा को कलेक्ट कर लो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, लाइक वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे म्यूजियम्स होंगे वहाँ पे, आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उन सब की स्टडी करके भी आप इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एवोल्यूशन पढ़ते हैं एथनोग्राफी का। जैसे कि मैंने बोला कि पहले एथनोग्राफी कैसे होती थी और आज की मॉडर्न एथनोग्राफीज कैसे होती हैं। देखिए, अगर मैं आपको एक बेसिक सा बैकग्राउंड बताऊं तो वो ये होगा कि लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जो एथनोग्राफिकल प्रैक्टिसेस या स्टडीज़ थी वो बहुत ही हाई लेवल पे हो रही थी बिकॉज ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी। कॉलोनियल एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस वाज द टाइम जब ब्रिटिश कॉलोनीज बहुत सारी उभर के आई थी। इंडिया वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी। और हमारी सोसाइटी की, हाँ, इंडियन सोसाइटी की भी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम पब्लिश हो चुका है। उसी तरीके से बहुत सारी अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं जो कॉलोनाइज हुई और उनके बारे में भी स्टडीज़ करी गई। बहुत सारे एथनोग्राफर्स उनके उनके देश में भी आए और उन्होंने वहाँ की कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सारे पब्लिकेशंस करे। तो अगर आप मतलब बेसिक क्रिटिसिज्म उनको लेके यही रहता है कि उन्होंने जो स्टडीज़ छापी उसमें उन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि हम कितने अच्छे हैं, मतलब जिसने लिखा वो कितना अच्छा है, और जिनके बारे में, जिन सोसाइटीज़ के बारे में उन्होंने बात करी वो कुछ अच्छी बातें नहीं करी। उन्होंने उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से उनको असल में करना चाहिए था। ठीक है, लाइक उनके बारे में उनको प्रिमिटिव कहना, उन्हें अनसिविलाइज्ड कहना, और ब्रिटिशर्स को फॉर एग्जांपल ये कहना कि अरे हम तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या हम बहुत ही ओपन माइंडेड कंट्री हैं। एक बेसिस एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो टेबल पे बैठ के खाना खाना और ज़मीन पे बैठ के खाना खाने में एक मतलब एक क्रिटिसिज्म पैदा कर देना कि ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, जो ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है वो गरीब होता है, या ये कह दीजिए कि प्रिमिटिव होता है, वो सिविलाइज्ड नहीं है, उसको अक्ल नहीं है। और जो टेबल पे बैठ के खिला खाता है वो मतलब एक एक होता है ना, ऑरा बन जाता है बेसिकली। तो वो ऑरा सेट कर देना कि हम तो बहुत ही सिविलाइज्ड हैं और देज आर अनसिविलाइज्ड पीपल। तो इसी इसी बेसिस पे एथनोग्राफिकल स्टडीज़ होती थी, और ये होती इसलिए थी क्योंकि लोग जो थे वो सेकेंड हैंड डेटा या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो सेकेंड हैंड डेटा उसको कलेक्ट करते थे और उसके बाद अपनी पब्लिश करते थे कामों को। तो आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी उस टाइम पे हुआ करती थी। एथनोग्राफी इस तरीके की थी कि आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी होती थी, उसका मतलब जो थ्योरीज़ या ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जितना भी काम पब्लिश किया जाता था, बताया जाता था, लोग पब्लिक को दिया जाता था, वो सब सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे था। ठीक है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पे मतलब है जो भी अकाउंट्स या जो भी चीज़ें ट्रैवलर्स ने कहीं, मिशनरीज मतलब होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट देशों में जाते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई उसके बेसिस पे उन्होंने अपना काम छाप दिया।
ना कि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही कल्चर इमर्शन। मतलब उन्होंने जिस सोसाइटी के बारे में लिखा उनसे कभी भी जाके बातचीत या वार्तालाप नहीं किया, उनके बारे में उनके साथ कभी रहे नहीं, लेकिन उनके बारे में लिखा सेकंड सेकंड ओपिनियन लेके। ठीक है, डिफरेंस का आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे हम आते हैं मॉडर्न एथनोग्राफी की तरफ कि आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करते हुए चीज़ें आगे बढ़ी, और मेलेनोस्की और फ्रांस बोआज जैसे थिंकर्स आए, स्कॉलर्स आए, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया कि किसी भी सोसाइटी की जो स्टडी होनी चाहिए उसमें फील्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन लोगों के साथ समय बिताना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ पे भी उन्होंने ध्यान दिया कि एथनोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब किसी सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो तो आपको कल्चरल रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। बेसिकली आपको उनकी जो स्टडी है वो उनके व्यू पॉइंट से करनी चाहिए, ना कि अपने व्यू पॉइंट से। जैसे कि मैंने अभी खाने का एग्जांपल दिया कि अगर मैं टेबल पर बैठ के खाना खाती हूँ या मैं चम्मच से चावल खाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है जो बंदा हाथ से चावल खाता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको अक्ल नहीं है, या वो मैच्योर नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह सकती। मुझे उसके व्यू पॉइंट से जानना चाहिए कि भाई वो हाथ से क्यों खाता है। हो सकता है हाथ से खाने का रीज़न वो ये बताए कि हाथ से खाना एक साइंटिफिक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं अपने व्यू पॉइंट से जज करके नहीं सोच सकती। मेलेनोस्की की अगर हम बात करें तो मेलेनोस्की ने लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला। उन्होंने जो ट्रॉबेल आइलैंड्स का जो काम किया, अगर उनके बारे में आपको नहीं पता है तो आगे कभी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो वहाँ जाके जब उन्होंने फील्ड वर्क किया तो उन्होंने उनकी नेटिव लैंग्वेज को समझना, उनके साथ रहना, जिन लोगों को पढ़ रहे हो उनके साथ रहो, समय बिताओ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करो, मतलब उनके साथ उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें पार्ट लो, एक हिस्सा बनो। ये सब के ऊपर एम्फेसिस दिया। जो फ्रांस बोआज हैं उन्होंने चैलेंज किया एवोल्यूशनरी एंड एथनोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, जो कि मैंने बताया कि आप कभी भी किसी कल्चर को अपने व्यू पॉइंट से मत पढ़िए, दूसरे जिसके कल्चर को पढ़ रहे हो उसके कल्चर को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो रियलिटी को, रियलिटी कुछ और हो। ठीक है, तो इन अर्ली एंथ्रोपोलॉजी मतलब ही चैलेंज्ड दीज थिंग्स इन अर्ली एंथ्रोपोलॉजी एंड ही एम्फसाइज्ड कि एक्सटर्नल वैल्यू जजमेंट नहीं होना चाहिए। एनकरेज किया इन्होंने कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड एथनोग्राफिक डेटा टू अंडरस्टैंड द कल्चर डाइवर्सिटी। इनरुइट में इनकी इंडिजीनियस पीपल लिविंग इन नॉर्थर्न कनाडा एंड पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अलास्का में इनका फील्ड वर्क रहा है। कि बेसिकली मैंने लोकेशन मेंशन कर दी है कि ये इंडिजीनियस पीपल कहाँ रहते हैं, ये नॉर्थ कनाडा एंड पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड एंड अलास्का में इनका फील्ड वर्क रहा है। ठीक है, फिर बोआज जो है वो फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी हैं। मेलेनोस्की इज़ बेसिकली इस चीज़ को, जो मैंने पहले ही बताया, इस चीज़ को प्रमोट किया कि फील्ड वर्क होना चाहिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क होना चाहिए। इन अर्ली 90s इन अर्ली 90s में इन्होंने ये चीज़ बता दी थी, लिविंग अमंग पीपल फॉर ईयर्स टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये क्योंकि खुद रहे थे तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ें आगे भी जो रिसर्चर्स हैं या एकेडमिशियंस हैं या लोगों के अपने कामों के थ्रू इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया और फैलाने की कोशिश करी। ठीक है, हमें बताया, बेसिकली फैला तो हम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ दो चीज़ें मेंशन करी हैं, एक एथनोसेंट्रिक एंड एक एमिक पर्सपेक्टिव होता है। एथिक पर्सपेक्टिव, एथिक नॉट एथिक, एथिक पर्सपेक्टिव इज़ बेसिकली जब हम दूसरे के कल्चर को अपने व्यू पॉइंट से देखते हैं और हमें जज करते हैं। बेसिकली समवन इज जजिंग अ कल्चर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर ओन कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। और एमिक पर्सपेक्टिव तब होता है जब हम किसी कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव द पीपल बीइंग रिसर्च। मतलब जिस कल्चर की हम स्टडी कर रहे हैं, जिन सोसाइटी के जिन लोगों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम उनको उनके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने। तो ये दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक एथिक और एक एमिक। तो इसीलिए ये सजेशन दिया जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा कि एक अनबायस्ड एंड एमिक पर्सपेक्टिव से हमको स्टडी करनी चाहिए किसी भी कल्चर या सोसाइटी की। फिर हम आते हैं एथनोलॉजी के मेथड के ऊपर। तो बेसिकली एथनोलॉजी इन्वॉल्व्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कल्चर्स एमिंग टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी होती है ये जानने के लिए कि दो कल्चर्स या डिफरेंट कल्चर्स में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में ये मेथड होता है बेसिकली, ये जानने के लिए, टू फाइंड द पैटर्न्स, टू फाइंड द सिमिलर एंड डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट कल्चर्स। तो क्रॉस कल्चर कंपैरिजन, ये कुछ फीचर्स हैं एथनोलॉजी के। क्रॉस कल्चर कंपैरिजन का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ उनके कल्चर ट्रेड्स को जानने के लिए, लाइक किनशिप सिस्टम, रिलीजियस बिलीफ, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। लाइक फॉर एग्जांपल एक ये कल्चर है, इसमें हंटिंग गैदरिंग होती है और ये हंटिंग गैदरिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना
बेसिक नीड्स पूरी करते हैं खाने पीने की। लेकिन इनके कंपैरिजन में ये जो कल्चर है वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, इनका इनका क्या वो है, हो सकता है फार्मिंग करते हो, ये हंटिंग गैदरिंग करते हैं, ये फार्मिंग करते हो, इस तरीके से अपना खाना उगाते हो, ठीक है। उसी तरीके से किनशिप सिस्टम कि इधर किस टाइप का किनशिप सिस्टम है, इधर किस टाइप की मैरिजेस होती हैं, इधर किस टाइप की मैरिजेस फॉलो होती हैं। लाइक अगर इंडिया में भी आप देखेंगे तो कितने सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश में पॉलीएंट्री का कॉन्सेप्ट निकल के आया, जहाँ पे एक महिला की शादी दो पुरुषों से हुई, और उनका वो कल्चर है बेसिकली। उस वहाँ हिमाचल में आई थिंक मुझे अब ट्राइब का नाम याद नहीं आ रहा या कम्युनिटी का नाम याद नहीं आ रहा जो हिमाचल में होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, वरना मैं अभी गूगल करूँगी ही करूँगी। बेसिकली अभी मुझे आ गया, पता चल गया। तो वहाँ पे भी रिसेंट का ये 2025 का एक एग्जांपल है, जिसमें एक महिला की शादी दो भाइयों से हुई है। और ये उनके हिसाब से कोई ये चीज़ गलत बात नहीं, हम अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हमारे लिए तो गलत है भाई, ठीक है। हम ऐसा नहीं सोचते, हमने अपने आसपास ऐसा नहीं देखा। पर कुछ हम शायद अपने लेंस से अगर ये चीज़ें देखें तो गलत है, पर उनके लेंस से उनके कुछ कारण होंगे, जो भी कारण होंगे, दे हैव देयर ओन रीजंस। तो हमें अगर उनकी स्टडी करनी है तो हमें बहुत ही अनबायस लेंस से देखना होगा। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो जो एथनोलॉजी है, हम एथनोलॉजी पे आ जाते हैं। एथनोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बीच में किनशिप सिस्टम, रिलीजियस बिलीव, सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज, इन सब चीज़ों के ऊपर। उसी तरीके से हर कल्चर में कुछ यूनिवर्सल्स होते हैं और वेरिएशंस होते हैं। लाइक जो किनशिप है, मैरिज है, सोशल सॉलिडारिटी, मतलब सोसाइटी में पीस रखने के लिए मैरिजेस कराई जाती हैं, ठीक है। फैमिलीज़ का प्रचलन होता है, लाइक फैमिलीज़ होनी चाहिए, फैमिली शुरू करनी चाहिए एक व्यक्ति को, मैरिज करनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए लाइफ में। तो हो सकता है इस कल्चर में मैरिजेस होती हों, इस कल्चर में ना होती हों, या हो सकता है दोनों में ही सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करने के लिए मैरिजेस कराई जाती हों। तो ये कुछ यूनिवर्सल्स होते हैं जो हर सोसाइटी में प्राप्त होते हैं, और कुछ वेरिएशंस होते हैं जो हर सोसाइटी में हो सकते हैं। लाइक हो सकता है कि यहाँ पे वो पॉलीगैमी को बढ़ावा देते हैं और यहाँ पे मोनोगैमी चलती हो। कंपैरेटिव एनालिसिस होता है बेसिकली, और कुछ फेमस स्टडीज़ हैं जैसे लाइक लेवी स्ट्रॉस, इन्होंने भी ऐसी स्टडीज़ करी हैं जो एथनोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को कंपैरिजन किया है। वही सेम चीज़ है, कंपैरेटिव मेथड होता है। इसमें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स है, प्रैक्टिसेस को डिफरेंट सोसाइटीज़ में, ये चीज़ को जानने के लिए कि व्हाट्स द पैटर्न, एंड डेवलप द थ्योरीज अबाउट, फिर एंड देन वी डेवलप द थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरेटिव स्टडीज़। अर्ली एंथ्रोपोलॉजी में एथनोलॉजी एम वॉज टू, मतलब जो पहले अर्ली डेज में जो एंथ्रोपोलॉजी होती थी, एथनोलॉजी का हम यूज़ करते थे टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस इंडिजीनियस सोसाइटीज़ वर रिलेटेड टू वन अनदर, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड थी। दिस इंक्लूडेड द रिलेशंस अमंग द लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, बिकॉज बहुत जगहों पे लैंग्वेजेस सेम मिलती हैं। लाइक अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब आप साउथ की तरफ जाने लग जाएंगे तो मध्य प्रदेश आ जाता है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो बुंदेलखंड हो गया, तो बुंदेली भाषा आ जाती है। फिर वो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो गया ना, वहाँ जाके आप देखोगे तो वो डायलेक्ट चेंज हो जाती है, आपको लगेगा ये मध्य प्रदेश ही है बेसिकली, ठीक है। जबकि वो उत्तर प्रदेश के एरिया में आ रहे होंगे लेकिन मध्य प्रदेश जैसी भाषा बोल रहे होंगे। उसी तरीके से जो बॉर्डर एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे लोगों की डायलेक्ट्स चेंज हो जाती हैं। लाइक पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर देखोगे तो वहाँ जितने भी गाँव होंगे, उधर पाकिस्तान की साइड में भी पंजाबी बोलते होंगे, इधर भी पंजाबी बोलते हैं, उधर भी पंजाबी बोलते हैं बेसिकली। तो आप देखोगे बहुत सारे कल्चर में उनके सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उसी तरीके से पहले की जो एथनोलॉजी स्टडीज़ होती थी उसमें लैंग्वेज, डायलेक्ट, ड्रेस, अपीयरेंस, इन सबको लेके जानने की कोशिश होती थी, एंड व्हाट डिग्री एंड इन व्हाट डायरेक्शन वेरियस ट्राइब्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, बिकॉज इट हेल्प्स ये जानने के लिए। हो सकता है कि पर्टिकुलर जगह का जो पहनावा है या जो ड्रेस है, वो उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं ओरिजिनली, ये माइग्रेट करे हैं, ये कहीं ना कहीं से आए हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि मैं बिहार की हूँ क्या, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्तों के साथ रही हूँ जिनकी बिहारी डायलेक्ट रही है। उनके साथ रहते रहते कुछ चीज़ें मैंने भी अडॉप्ट कर ली, लाइक फॉर एग्जांपल ठीक है कहना, ठीक है, ठीक है कहना मेरे घर में नहीं होता है। मैं लोगों के साथ रही, बहुत सारे जो पूर्वांचल के साइड के बच्चे रहे हैं, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही बहुत बार, कुछ लोग होते हैं जल्दी ऑब्जर्व करके जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें से मैं हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें अडेप्ट कर ली, तो सिमिलैरिटीज़ पा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो कल्चरल ट्रेट्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं या डिफ्यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरी जगह। तो एथनोलॉजी इज़ स्टिल अ कॉमन प्रैक्टिस इन लिंग्विस्टिक, आर्कोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आप देखेंगे तो ये लिंग्विस्टिक, आर्कोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये एक कॉमन मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है। तो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।